नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपातकाल से राजनीतिक मैदान में सक्रिय हुए लालू प्रसाद यादव क्या नहीं है। एक छात्र नेता जो नेतागिरी करते हुए खादी पहनने के बजाय खाकी पहनने पुलिस वाला बनने चला गया था। एक सांसद जो पूरे संसद में ठेठ बिहारी अंदाज से ठहाके लगाने को सदस्यों को मजबूर कर देता हो। एक केंद्रीय मंत्री जो हमेशा घाटे में रहने वाले एक विभाग को पहली बार मुनाफे में ला देता है, जिस पर दुनिया भर में केस स्टडी होती है। तो एक रेल मंत्री जो लैंड फॉर जॉब के आरोपों का सामना कर रहा है। एक मुख्यमंत्री जो मस्खरी भी कर सकता है, तो वो मुख्यमंत्री भी जो घोटाले के आरोप में सजा काटने जेल भी गए। एक नेता जिसके नाम के साथ जंगल राज जुड़ा, तो सामाजिक न्याय और सद्भाव भी। अब क्या ही कहें कि लालू क्या क्या नहीं है। सवाल यही है कि लालू राजनीति में किस चीज के प्रतीक बन गए हैं। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं और बीजेपी की ओर से राहुल आनंद जी हैं। प्रमोद जी, शुरुआत आपसे। सवाल बस इतना ही कि लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में किस चीज का प्रतीक हैं? दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। और ये बातें सिर्फ बिहार और देश के लोग नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे विपक्षी भी कहते रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो गैर बराबरी समाज के बीच में देखा, उसको पाटने का उन्होंने काम किया। सामाजिक जो विकृतियाँ थी, समाज में जो भेदभाव था, उनको जो है एक जगह पे विकृतियां को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति पे जो रह रहे थे लोग, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का उन्होंने प्रयास किया। आपने देखा था कि किस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उन दिनों उन वंचित समूह के बीच में जाते थे और उनको प्रेरित करने का काम करते थे। खास करके उस वर्ग से जो कपड़ा धोने का काम करते थे, उस वर्ग से जो मवेशी चराने का काम करते थे, उस वर्ग से जो मूस पकड़ने का काम करते थे, उस वर्ग से जो घोंघा चुनने का काम करते थे, वैसे जो सफाई करने का काम करते थे, वैसे तमाम वर्गों के लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये एक संदेश था उनको जगाने का, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में जो है स्थान भी प्राप्त किया जा सकता है और राजनीतिक शक्ति को भी हासिल किया जा सकता है। उसको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उन दिनों बतलाने का काम किया। और एक समाज में एक ऐसा मैसेज गया, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में उनको अधिकार देने का काम किया था, आरक्षण देने का काम किया था, और जो वोट की ताकत थी, उस ताकत को पहचानने का, पहचान दिलाने का काम हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। और जो वंचित समूह के लोग थे, उनको जगाने का, उनको अपने अधिकार के प्रति सजग रहने का, अपने आरक्षण के प्रति आवाज उठाने के लिए उन्होंने जागृत करने का काम किए। और आज आप देखिए जो 1990 से 2005 का जो समय था, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का एक समय था। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा जो है समाज और देश की जो संस्कृति है उसमें विश्वास करते थे। समाज में जो सभी धर्म के लोग हैं, सब मिलकर के एकजुट होकर के समाज के उन्नति में काम करें, उसकी वो बात करते थे। और चाहे वो राजा हो या रंक हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको एक जैसा मानने का काम करते थे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। चलिए ठीक है, काफ़ी कुछ आप कह गए और हम चलते हैं किशोर जी के पास। किशोर जी, कुछ छूटा तो नहीं? देखिए, बेशक लालू जी का जन्मदिवस है, हम उन्हें शुभकामना प्रेषित करते हैं और चाहते हैं वो शतायु बने, 100 साल जिए। बिहार को बढ़ते हुए देखें, डबल डेकर पुल देखें, गंगा में पुल देखें, सड़कें देखें, सामाजिक न्याय को देखें, जातिगत जनगणना के बाद बिहार में हो रहे विकास को देखें। तो हम लोग चाहते हैं कि लालू जी देखें कि सिर्फ मुंह से बोलने से सामाजिक न्याय नहीं होता है। सामाजिक न्याय तब होता है जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय के साथ विकास का माहौल दिखता है। लालू जी ये भी देखें कि जो इनका अति पिछड़ा वर्ग, जिसको राज्य की सबसे बड़ी आबादी 36% आबादी, जिसको हम लोग अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, लालू जी ने उन्हें पचपनिया, पचफोरना और पता नहीं क्या क्या कह करके संबोधित किया था, अपना जिन माना था। तो लालू प्रसाद यादव जी वो हर चीज़ देखें जो शायद अपने जेहन में उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने LLB करी, कोट नहीं पहना, वकील का केस नहीं लड़ा, उन्होंने
रेलवे में घाटे से उबारा, IRCTC का घोटाला उनके पीछे लग गया, मुख्यमंत्री रहे 6-7 साल मुख्यमंत्री रहे और CBI को आर्मी बुलाना पड़ा या सिक्योरिटी फोर्सेस को, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाना पड़ा। तो लालू जी सागर में सागर हैं, उनके अंदर जितनी गुण है उससे कई गुना ज़्यादा अवगुण है और बिहार की जनता भली भांति इन चीज़ों को जान रही है। बावजूद इसके एक स्वस्थ परंपरा के तहत हम लोग चाहते हैं कि लालू जी 100 साल तक जिएं और बढ़ते बिहार को, बेहतर बिहार को बेहतरीन होते हुए देखें, बिहार के विकास को बढ़ते हुए देखें। जी चलिए, अब हम राहुल जी से भी वही जान लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया। दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जो बातों को कह रहे थे कि सामाजिक न्याय के देवता बता रहे थे, क्या क्या बता रहे थे, तो सबसे पहले तो आज तो लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। साथ ही वह स्वस्थ रहे और बिहार में फिर से जो सरकार बनने वाली है, 5वीं बार जो रिपीट होने वाली है, उसका शपथ लेते हुए देखें। देखिए, बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अभी जो सामाजिक न्याय की जो बातें हो रही थी, जो वो एक शब्द आया था, उस पर बातें करें तो लगभग 11 नरसंहार तो लालू जी के शासनकाल में हो गए थे। और जो समाज में दलित पिछड़े की जो बातें कर रहे थे, लगभग 3 जगह उन्होंने ऐसी घटना घटी जिसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। बथानी टोला नरसंहार, लक्ष्मणपुर बात नरसंहार, शंकर बिगा नरसंहार, इसमें सबसे ज़्यादा दलित लोग मरे थे, यानी कि 21 दलित, एक में 58 दलित, दूसरे में, तीसरे में 23 दलित। तो इस तरह से करके संख्या बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक जीवन में क्या महत्व है। तो आपको मैं बता दूं कि ये तेजस्वी यादव जी के लिए बिल्कुल महत्व हो सकते हैं, क्योंकि हर पुत्र को पिता का महत्व समझ में आता है और उसको रहना चाहिए ताकि उसकी छत्रछाया रहे। लेकिन अगर राजनीति के गलियारे में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अब वो धीरे धीरे फेल्योर हो गए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। वो अपनी बेटी को नहीं जिता पाए। भागलपुर में जब गए थे तो भागलपुर में जाने के बाद जब विधानसभा 2020 में जब हुआ था, तो उस समय भी जिस सीट के लिए उन्होंने प्रचार किया था, जिसको एक हॉट सीट कहा गया था, वो लूज कर गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन फिलहाल ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि लालू यादव जी अब अप्रासंगिक हो गए हैं बिहार की राजनीति में, क्योंकि उनको अब लोग देखते हैं। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आरजेडी के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह के शब्दों को उच्चारण करते हैं, वो तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी संस्कृति पार्टी की बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, शब्दों की मर्यादा रखी जाती है। यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है, पास आ रहे हैं जी दीपक जी, यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है कि लालू प्रसाद यादव जी का 90 से 2005 का जो कार्यकाल रहा था, उसमें अगर हम बात करें तो वो कोई महानता का उन्होंने कभी कोई परिचय नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ जातिवाद रणनीति बनाई और आपसी रंजिश में लोगों को उलझाया, फंसाया, सुलझाने को कभी नहीं मौका दिया, जिसके वजह से आज आरजेडी जो है वो 4 चीजों पे काम करती है: लटकाना, अटकाना, भटकाना, अगर कुछ बच गया तो जातीय उन्माद को फैलाना। चलिए, हम प्रमोद जी के पास वापस आते हैं। प्रमोद जी, सामाजिक न्याय और सद्भाव की आपने बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ समाज में विद्वेष उनके कार्यकाल में फैला। कुछ नरसंहार जो बड़े घटनाक्रम थे उसका उन्होंने उल्लेख किया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि लालू प्रसाद यादव प्रतीकात्मक रूप से बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, जिस नरसंहार की ये बात कर रहे थे, शायद इनको पता नहीं है, ये 1970 से जो है 70 के दशक से ये चला आया है। और उस दौरान जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार की सत्ता संभाले थे और उसके बाद जब राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो राबड़ी देवी जी का जो सेकंड जो टर्म था उसमें एक भी नरसंहार नहीं हुआ था। और जो बिहार को उन्होंने दिया था, मतलब जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने बिहार को इससे फ्री करके देने का काम किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जांच के लिए एक अमीर दास आयोग बनाया गया था कि वो जांच करे और इसमें जो दोषी लोग हैं उसको जो है से पहचानने का काम करें। लेकिन जैसे ही सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं उसको जो है वो भंग कर देते हैं। और उसके बाद जो अमीर दास जी का जो वक्तव्य आया, वो ये उन्होंने कहा कि अगर और हमको मौका मिलता तो बहुत सारी चीजें सामने आती। तीसरी बात इन्होंने कहा जिताने का, तो बिहार की जनता जो है, जिनके हाथ में वोट की ताकत है, बिहार की जनता जिताने का काम करती है। और जहां तक इनकी बात है अप्रासंगिक का, तो देखिए इनके जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिना लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए हुए इनका एक दिन का भी निवाला जो है ना गला से नीचे नहीं उतरेगा। और इनके प्रदेश अध्यक्ष का दिलीप जायसवाल जी की तो मैं तो गाली का ही डिक्शनरी हूं। सम्राट चौधरी जी क्या कहते हैं, पूरा पब्लिक मीडिया में ये सब चीजें हैं।
तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि बिना हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए हुए इनका कोई काम नहीं चलने वाला है। और हमारे नेता इतने प्रासंगिक है कि आज आप चले जाइए बिहार के किसी भी कोने में और वहां हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जिक्र कर दीजिए तो वो कहेंगे कि उन्होंने हमको स्वर देने का काम किया है, हमको आवाज देने का काम किया है, सामंतवादी और मनुवादी शक्तियों के सामने बैठने का उन्होंने ताकत देने का काम किया है। नहीं तो ये लोग तो पैरों में चप्पल पहनने देते थे क्या? पैरों में चप्पल तक पहनने नहीं देते थे। ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का ये देन है कि उन्होंने जगाने का काम किया, अपने हक और अधिकार को पहचान दिलाने का काम किया। और जो निचले तबके के जो लोग थे वो उन्होंने अपने अधिकार को जाना, पहचाना और उसके प्रति लड़ने का उन्होंने काम किया। बिल्कुल, इस पर किशोर जी की जो टिप्पणी थी, प्रमोद जी आप ही के पास, आप ही से जवाब लेंगे। किशोर जी ने एक टिप्पणी की थी कि जो इन पिछड़ों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि घोंघा पकड़ने वाले, चूहे पकड़ने वाले, उनके बारे में वो उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव उन्हें पचफोरन कहते थे और उन्हीं के मार्फत जिन निकालते थे तो सिर्फ अपने सियासी लाभ के लिए उनका उपयोग करते थे और उस समाज को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया। अच्छा, एक बात बताइए दीपक जी, अगर जब 1990 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1995 में उससे भी बड़े मैंडेट से बिहार की सत्ता उन्होंने संभालने का काम किया तो लोगों ने तो उनको जन आशीर्वाद देने का काम किया। अब ये लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा इन सबों की बात करते हैं। अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब जातीय सर्वे करा करके आरक्षण के दायरा को 65% करने का काम किया तो 9वीं अनुसूची में इन लोगों ने शामिल नहीं किया। नहीं तो आज जो अगर नौकरियां मिलती तो उसमें उन 16% जिनकी भागीदारी हम लोग बढ़ाने का काम किया थे उसमें अति पिछड़ा भी समूह शामिल थे, उनको भागीदारी मिल रही। मुझे एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब आप आरक्षण खो रहे, ये क्या बात? ठीक है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेंगे, लेकिन प्रमोद जी एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि जब दूसरे टर्म में बड़े जनमत के साथ सत्ता में वापसी करने में लालू प्रसाद यादव कामयाब रहे तो फिर उस समय उन्हें उस समाज की चिंता क्यों नहीं हुई, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह से राजद कर रही है। नहीं, देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण बढ़ाने का काम, देने का काम किया था उसको 12 से 14% हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया था और राबड़ी देवी जी ने 14 से 18% करने का काम किया था। शायद लोग भूल जाते हैं, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, किशोर जी के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि जो छवि लालू प्रसाद यादव की आप गढ़ रहे हैं या जो छवि आप देख रहे हैं वो शायद ही नहीं है। प्रमोद जी का ये कहना है। प्रमोद बाबू बार पर्सनल हो रहे हैं, इनको पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, फैक्ट रखने की जरूरत है। प्रमोद बाबू बताएं कि क्या लालू राबड़ी जी के सरकार में ट्रांसजेंडर को आरक्षण था? हाँ या ना में जवाब देंगे आप, मैं सुनूंगा इसको। संविदा में आरक्षण था, खेल कोटा में आरक्षण था, महिलाओं को आरक्षण था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था, ट्रांसजेंडर का आरक्षण था, अगर था तो कितना था? निश्चित ही नहीं था। ये आरक्षण हमने सुन लीजिए, तब तो आप जो बातें कह रहे हैं, जब 1990 में जब हमारी सरकार बनी थी उस समय जो है ये लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि तब का बजट इतना था, अब का बजट इतना है। आप 1947 के पहले क्यों नहीं चले जाते हैं? फिर आप जो बातें करते हैं, धरातल पर कोई भी काम जो है सने सने ही होता है। बिल्कुल, ठीक है प्रमोद जी। एक किशोर जी, आप उसके लिए उपलब्धि अपनी लिस्ट में उसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरों पर दोषारोपण करना ये सही नहीं लगता, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ही सरकार फैसले लेती है और शायद उस समय उस तरह की आवश्यकता नहीं थी या समाज उस दिशा में आगे नहीं सोच रहा था। समझना होगा, लालू प्रसाद यादव जी 2000 से लेकर 2010 तक बिहार क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष थे। बिहार में क्रिकेट का क्या हाल हो गया जी। लालू प्रसाद यादव जी का जब शासन था तो 95 से लेकर 2003 तक सुप्रीम कोर्ट लगातार बोलता रहा कि भाई पंचायत चुनाव आप करा लो। क्या स्थिति हो गया? पंचायत चुनाव हो गया। तो 2001 में इंटरप्ट नहीं कीजिए ना बॉस, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? 2001 में आपको जवाब दीजिएगा, आप जवाब बतला रहे हैं। फैक्ट बाद में बताइए। 2001 में ही पंचायत चुनाव हुआ और उसमें 33% आरक्षण भी था। ऐसा नहीं है, आप ये बरगलाने का काम नहीं करिए। 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ, 2002 में शहरी क्षेत्रों में हुआ। इस फैक्ट को आप ये कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कितना दिन आपको कहा, क्या कहा, वो पब्लिक डोमेन में है, उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा।
सुप्रीम कोर्ट कितना दिन तक बिहार सरकार नहीं, को मैं तो नहीं, आप सीधे एक कह बार रहा डेट हूं ना फिर कि से कोट कर हमारी दिए ना, ये सरकार में 2001 और 2 में हमारी चुनाव का सरकार दावा सरकार कर में रहे ना हैं। 2001 और 2002 में उसको कराया ठीक गया है, कि नहीं किशोर जी, कराया आप जो बताइए तारीख कि नहीं बता रहे हैं वो कराया एक बार तो दोहरा आप उसी दीजिए। समय आरक्षण दे देते अति पिछड़ों को, तो उसी समय 33% पंचायती राज में आरक्षण था कि नहीं था, ये आप बतलाइए ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बतलाइए। अति पिछड़ा को आरक्षण जो था या नहीं? कैसे, मैंने महिला तो का आरक्षण था या कहा, नहीं? मैंने कहा कि जो जननायक कपूरी ठाकुर जी ने 12% आरक्षण दिया था, उसको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 14% करने का काम किया और राबड़ी देवी जी ने 18%, और अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसको 25% करने का काम किया था। जो आप लोगों के चलते जो है ना, अगर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता तो आज आरक्षण का बढ़े हुए दायरा का लाभ उन वंचित समूहों को मिल रहा होता। ठीक है जिसकी प्रमोद जी, हकदारी अब आप लोगों किशोर जी ने की की। सुन लेते हैं। जी बजाना किशोर जी, आसान है। जो काम 2006 में हो सकता है वो 2003 में क्यों नहीं हुआ, 2001 में क्यों नहीं हुआ? यही तो इच्छा शक्ति होती है। आपकी क्या इच्छा शक्ति रही? अपने लाश पर बिहार का बंटवारा रोकने वाले लालू प्रसाद यादव जी सत्ता की लालच क्यों में नहीं बिहार का दिए? आज बंटवारा आप करवा भारतीय दिए। जनता पार्टी के साथ है ना। उस समय भी जो हम लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ना, जब बिहार का विभाजन हुआ तो बिहार को विशेष पैकेज देने की जो बात कही गई थी और विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, क्यों नहीं आप लोगों ने देने का काम किया? अरे हम लोग बिहार तो- की हकमारी आप लोग करने का हम काम लोग- करते हैं। हम बताइए लोग- ना, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। हम ठीक लोग है। तो कि बंटवारा उस के समय- पक्ष में उस थे, समय बात उसकी की जानी हमारी- चाहिए। ठीक है। बिहार नहीं नहीं उसकी किशोर जी, होनी चाहिए आपने जो 3-4 बात बिंदु हो। रखे। प्रमोद जी ठीक है, समझ गए। किशोर जी ने 3-4 बिंदु रखे और उस पर प्रमोद जी का जवाब आ गया। राहुल जी की बात अब सुन लेते हैं। थोड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव की वो जो छवि देख रहे हैं वो शायद चश्मा नहीं है और एक ऐसी छवि गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो है ही नहीं। राहुल जी, देखिए, जो बातें आरजेडी के प्रवक्ता बातों को रख रहे हैं, उसका तथ्य से अगर देखा जाए तो उसका कहीं कोई अध्ययन नहीं मिलेगा। मैं आपको बता सकता हूँ 4 पॉइंट में सारी चीजों को। जी। देखिए, जो सबसे बड़ी जो नकारात्मक पहलू जो आरजेडी की रही है वो रही है जंगल राज और कानून व्यवस्था की गिरावट। आप भ्रष्टाचार में चारा घोटाला 1996 में जब वो मुख्यमंत्री थे, 950 करोड़ राज है, महाजंगल राज है, उस पर भी दो शब्द हमेशा बोल दीजिए ना पृष्ठभूमि कि देखा जाता है, राजधानी इतिहास के के तमाम तमाम पलट थाना कर भविष्य क्षेत्रों का में निर्धारण किया जाता है। आपको प्रत्येक इस चीज को दिन पता होना गोलियों चाहिए। की तरफ विकास में आज भारी भी कमी, पाटलिपुत्र शिक्षा और थाना रोजगार में क्षेत्र में लगातार गिरावट। मैं आपको दो बता रहा व्यक्ति को हूँ, गोली मैं आपको मारी बता गई। रहा हूँ, कल कानून व्यवस्था, आलमगंज में मारा गया, अपराध उच्च कोई दर, ऐसा थाना 50 क्षेत्र प्लस बचा हुआ है। नरसंहार, शिक्षा, सरकारी नाबालिग स्कूलों बच्ची की के हालत साथ जो है खराब, मतलब स्वास्थ्य में पीएचसी रेप स्टाफ हुआ है की और कमी, उसके बाद जो है उद्योग में उपचार में लगभग कमी के बराबर चलते निवेश, उसकी डेथ हो बिजली जाती की है। स्थिति बहुत ही थोड़ी सी भी दयनीय है। सरकार की ठीक है संवेदनशीलता प्रमोद जी, हो सकती है। थोड़ा सुन लेते हैं, उनकी भी देखिए, बात सुन आरजेडी लेते की हैं। जो यूएसपी रहती है वो यही है कि जब वो भाजपा वाले जब बोलेंगे तो वो इतना हल्ला नहीं, करेंगे, भाजपा नहीं, वाले नहीं, नहीं, ऐसी शोर बात नहीं है। मचाए, ठीक है, शोर प्रमोद वाली जी। बात है। जब आप 20 और साल यहाँ पे पहले इस तरह जाते से हैं बोलते हैं और कि ये आपकी बात आवाज कहते हैं बंद कानून करें व्यवस्था पर, और तो ये वर्तमान दलित की- कानून व्यवस्था पर दलित कौन की सा जबान बात करेगा? उस पर आवाज भी आप बनने बात का कर प्रयास दीजिए करते ना। हैं। ठीक है, अभी अब जो सुनते है, हैं राहुल जो जी की बात। हत्याएं हो रही हैं उस पर बात कौन करेगा? नहीं नहीं, वो आपने बात रख दी ना प्रमोद जी। दीपक जी, देखिए क्या है कि ये जो लगातार जो घटनाएं घट रही है, जो ये बातें कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि इससे बहुत ज्यादा लेना लेना नहीं है, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। और जो ये बातें करते हैं, कानून इनके अपना समय काम में करता तो ये कानून, घटनाएं दिन इनके प्रतिदिन समय में घटती क्या? कानून पर लालू एक यादव दिन- जी के बगल घटना पर संज्ञान जब तक हमारे नेता लालू यादव जी तेजस्वी के प्रसाद बगल यादव रखा जी था, क्राइम सीएम हाउस में मीटिंग जारी जारी करते करता था हैं कानून, और ये कानून जब व्यवस्था थी, एक दो ये दिन के कानून भीतर व्यवस्था उतनी थी। ही और उस संख्या में कानून को संज्ञान निर्देश दिया जाता घटनाएं था हो ताकि जाती हैं। जाकर आप उस डॉक्टर से अपहरण की जो फिरौती है उसका नेगोशिएट करो। और लालू यादव जी स्वयं इसी को कहते अरे हैं, अभी वर्तमान में दे क्यों नहीं आते हैं? आखिर 2005 के बाद कब तक आप पुराने बातों को बताते रहिए? प्रमोद जी, वर्तमान में तो भविष्य की बात होगी तो इतिहास के पन्नों को पलटा प्रमोद जी, जाएगा। वर्तमान में तो इतिहास वो के लालू पन्नों को यादव पलटा को वो परिप्रेक्ष्य में देख ही नहीं रहे हैं, परिदृश्य में लालू यादव को देख ही नहीं रहे हैं। तो जब लालू प्रसाद यादव आपने उफान पर थे उस समय की स्थिति के बारे में ही बात करेंगे ना। अभी तो लालू प्रसाद यादव उतने सक्रिय भी नहीं है। और ऐसे में दीपक जी आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कहना है कि जब आप 1990 से 2005 की बात करते हैं तो 20 साल का कार्यकाल छोटा नहीं होता है। 2005 से 2025 के बीच की भी कार्यकाल अगर तुलनात्मक आप अध्ययन करिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देख लीजिए ना, एनसीआरबी का रिपोर्ट उस समय आता था क्या? 3 गुना 90 से 2005 तीन गुना अरे अभी तो आता है ना। उस समय जब 2005 में प्रत्येक लाख आबादी पर 144
व्यवस्था ही नहीं थी हमारे पास, घटनाएं अपराध घटती और थी, रजिस्टर ही संज्ञेय नहीं होते अपराध थे। की। नहीं, ये दिलचस्प बात है प्रमोद जी, आप देखिए ये करता था, दिलचस्प बात बलात्कार है। करता था, राहुल वो जी तो जब तुलना कर रहे कानून हैं के तो दायरे आप में कह जाता रहे हैं तक कि नहीं उस था। समय आता नहीं था, अभी आता है, अभी की बात कर लेते हैं। किशोर जी जब बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उस समय वो स्थितियां नहीं थी, अब वो परिस्थितियां हैं, तो आप वो आरक्षण वाले प्रावधान लाकर वाहवाही बटोर रहे हैं और हमें गलत दोष दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे थे कि इच्छा शक्ति अगर सरकार की हो, समाज के सुदृढ़ करने को लेकर, समाज की बेहतरी को लेकर अगर वो संकल्पित हो तो वो क्यों नहीं कर सकती है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि उस समय आवश्यकता नहीं थी। नहीं, मैंने कहा आवश्यकता नहीं थी। मैंने कहा कि उस समय जो बेहतर किया जा सकता था हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। हमने तो कहा ना कि तो अब वो कह रहे हैं कि हम बेहतर को बेहतरीन बना रहे हैं और आगे और बेहतर होगा, विकास करते हुए राज्य को देखेंगे लालू यादव। एक सेकंड दीपक जी, अगर इन्होंने बेहतर करने का काम किया 20 आज बिहार हर क्षेत्र में अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है, इसका जवाब दे दीजिए। चाहे आप प्रति व्यक्ति आय में देखिए, प्रति व्यक्ति निवेश में देखिए, साक्षरता दर में देखिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में देखिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है, इसका जवाब दीजिए। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है बताइए मुझे। आप बताते नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए ना। जब आप कह रहे हैं अंतिम पायदान तो आप बताइए कितना है। आप बताइए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बना करके इस बात को आप बताइए ना, आप बिहार का बताइए ना, आप बताइए, आपको जानकारी है तो बताइए। नहीं, आप अगर अंतिम पायदान बोल रहे हैं तो बता दीजिए कितना है, फिर मैं मैं तो जवाब बोल दूंगा। रहा हूँ ना कि अंतिम पंक्ति पे खड़ा है बिहार, कितना है, कितना है? अरे आप बताइए ना, आप सत्ता में है ना, आप बताइए, हमको पता है, लेकिन आप बताइए। जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको आरोप नहीं, तो मैं आरोप लगा रहा हूँ ना, मैं तो नीति आयोग का और रिपोर्ट हमारा नहीं ना है, नीति आयोग का रिपोर्ट नीति आयोग का भी हम नहीं मानेंगे, इसमें हम रिपोर्ट बिहार। नहीं, प्रमोद जी के सवाल का जवाब हम दे देते हैं। किशोर जी भी चैलेंज कर रहे हैं, तो वो आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से जो प्राप्त आंकड़ा है वो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 36,333 रुपए का बताया जा रहा है। देख लीजिए गुजरात का कितना है, तमिलनाडु का कितना है, महाराष्ट्र का कितना है, इस बात पे चर्चा कीजिए ना। कि बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, आप सर्च करके देख लीजिए। नहीं, प्रमोद जी आप देखेंगे तो 20 साल पहले वहां जिसकी सरकार थी उसी को क्रेडिट देंगे ना, और यहाँ 20 साल से जो की सरकार है आप उसे दोषारोपित कर रहे हैं। पूछेगा है या नहीं, निश्चित तौर पे अंतिम नहीं होगा। नहीं, आप देखिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप गूगल पर देख लीजिए। मैं आपको रैंक बता दे रहा हूँ कितना है बिहार का रैंक, ठीक है। मैंने कहा बिहार में प्रति व्यक्ति आय, आप देखिए गूगल पे सर्च करके कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय। अरे आपके समय से तो ज्यादा है ना, आपके समय में 5-6 हजार था, आज अगर लगभग आप देखिए ना, ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। राष्ट्रीय औसत से निश्चित कम है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में तो कैग का रिपोर्ट नहीं आया, कैग का रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था की लेकिन आपके समय क्या था, हमारे और छोड़ दीजिए कैग का रिपोर्ट, एनएमसीएच चर्चा ही नहीं करते हैं जो घटी है पटना इसी को राजधानी कहते के हैं भीतर हाथ में, कंगन को आरती क्या, पढ़े जो लिखे को घटना फारसी घटी क्या, है उसको आप देख लीजिए। कहीं जो है पेशेंट का पैर की अंगुलियों को चूहा काट जाता है, कभी शासनकाल में बेड पे कुत्ते जाके बढ़ जाया करते थे, इसकी भी तो चर्चा कीजिएगा। ये बताइए ना कि स्वास्थ्य का क्या हाल है। अरे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मौजूदगी में और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के उपस्थिति में जदयू कोटा के एक मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने का काम करते हैं। बातें हो रही है ना, कम से कम सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना, कम से कम सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना, भले ही सहयोगी हो, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी दिख रही हो तो सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक व्यवस्था ये भी थी कि कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। देखिए दीपक जी, सवाल उठाना विपक्ष का धर्म है और इनको करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम हमारे विपक्ष के साथ क्या है, ये फैक्टलेस बात करते हैं। 20 साल का तुलना करते हैं, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। 22 के बाद कोई एनसीआरबी का डेटा नहीं आया है, लेकिन जब ये चर्चा करेंगे तो अगर नहीं आया है तो आप क्यों नहीं आया है, इस पर भी तो आप बता दीजिए ना। केंद्र में तो सरकार आप ही लोग की है ना, एनसीआरबी का डेटा है, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि केंद्र में जो सरकार है उस आप मंगा लीजिए एनसीआरबी का डाटा। एनसीआरबी का डेटा, अरे एनसीआरबी का डाटा जो है, आप जो स्टेट का डाटा की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी का जब डाटा होगा तभी तो अध्ययन होगा ना कि दूसरे राज्य में और बिहार में कितना हो रहा है। नहीं, तुलनात्मक रूप से साल दर साल सुधार हो रहा है या और गड़बड़ हो रहा है हाल, ये तो बताया जा सकता है ना। आप तुलनात्मक ही कर रहे हैं तो पिछले साल क्या स्थिति
इस साल क्या स्थिति है, सिर्फ कुछ घटनाओं को जो अरे हाल सर, में हुए हैं दीपक उसके जी, आधार दीपक पर आप जी, पूरे कुछ कार्यकाल को घटनाओं क्या, गोल बिहार हम कह रहे हैं कि राजधानी पटना के भीतर में कोई थाना क्षेत्र ऐसा बचा हुआ है जहां जो है से हत्या नहीं हो रही है। मतलब तुलना भी तो बताइए। उन्हीं शब्दों के आधार पर किया जाएगा ना जो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को दिया गया था, जंगल राज से ही तो तुलना कर रहे हैं, आप भी वही कर जंगल रहे हैं। राज पटना नगर निगम को लेकर के दिया गया था, और उस समय पटना नगर निगम के मुखिया कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह है, जिम्मेवार है ना। तो नगर निगम क्या स्वायत्त संस्था है? नगर निगम का कंट्रोलिंग बॉडी बिहार सरकार नगर- नहीं है। नगर ठीक है, निगम हम जो है ना, थोड़ी और वो प्रतीकात्मक स्वायत्त राहुल संस्था ही है। राहुल जी से जान क्या लेते हैं। राहुल बिहार जी, सरकार लालू कंट्रोल प्रसाद नहीं यादव कर रही? किस चीज के बिहार प्रतीक सरकार है? उसको हम फंड देती है जी। लेकिन संस्था क्या- स्वायत्त आपका है। प्रश्न ठीक है, लालू प्रसाद यादव के प्रतीक को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र के लिए कुछ महत्व रखते होंगे, लेकिन 2025 के चुनाव में उनका जब पत्ता साफ होगा तो बिहार की जो जनता है वो सारी उगालते में चीजों को मत समझती रहिए है। राहुल मैं जी, आपको बता उगालते देता में हूँ। चलिए, एकदम मत मैं रहिए। आपको नहीं नहीं बता ठीक देता है, हूँ। समझ गए हम। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं और ये सच है। और चलिए मैं ठीक आपको है, बता ये दूं, सच जो है या इनके- झूठ है, आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भले ही वो तेजस्वी या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ही महत्व रखते हैं, पूरे बिहार की जनता के लिए महत्व रखते हैं, या आरजेडी मात्र के लिए महत्व रखते हैं, आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव इसका हिसाब किताब पूरा कर देगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, राहुल आनंद जी, किशोर कुणाल जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव बिहार में किस चीज़ के प्रतीक हैं, तो कई बातें निकल कर सामने आई है। इन सब बातों का हिसाब किताब तो आने वाला समय करेगा। समय सबसे बेहतर जवाब देगा कि लालू प्रसाद यादव क्या थे और आगे क्या बने हैं। हम फिलहाल यही कामना करते हैं कि जन्मदिन पर एक बेहतर, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन लालू प्रसाद यादव जिएं और बिहार के विकास को अपनी आंखों से देखते रहें और उसमें अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।